So, students, our today's topic is returns to scale. So, we have two types of law: return to factor and return to scales. Today, in the last lecture, we have discussed about the return to factor, and in this lecture we will discuss about return to scale. So let's discuss about the return to scale. हिंदी में कहते हैं पैमाने के प्रतिफल, हिंदी में इसको बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल. So let's have an example. पैमाना. What is पैमाना? पैमाना. It is not only a word of just glass. पैमाना सिर्फ ग्लास को कहते हैं कि अगर इसमें इतना मिल्क हो, मिल्क में वाटर ऐड करें तो कैसा टेस्ट कैसा होगा, अगर मिल्क इतना हो तो वाटर ऐड करें टेस्ट कैसा होगा. एंड यू कैन गिव एन एग्जांपल आल्सो ऑफ ड्रिंक. ठीक है ना, आप ये ड्रिंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, शराब का भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है. बट पैमाना कविताओं में जो पैमाना शब्द है, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर द ड्रिंक. So let's not be long video and we come back to our topic that जैसे आपकी फैक्ट्री का, जैसे जैसे आपके प्रोडक्शन का जो शेप बढ़ती जाएगी, आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके क्या नियम लागू हो गए, वैसे वैसे आपके क्या लाज होंगे. सो दिस इज द टोल्ड इन दिस टॉपिक रिटर्न टू स्केल्स. दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी कारक स्थिर नहीं होता. दीर्घकाल के सभी कारकों को एक ही अनुपात में बढ़ाकर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है. सो इन दिस टॉपिक वी आर सेइंग दैट दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं. इंग्लिश में कहेंगे इन the long time all the source or production are changeable, no factor are fixed. दीर्घकाल के सभी कारकों को एक ही अनुपात में बढ़ाकर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है. We can increase the production of anything if we increase all the factor of source of productions. So this is the definition. यदि सभी कारक एक ही अनुपात में बढ़ाए जाएं तो प्रतिफल में जो परिवर्तन होगा उसे उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल कहेंगे. वेरी सिंपल है. इफ वी इंक्रीज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस then the change in the production will be called return to scale. So now we have the definition. आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हो एक ही में लिखनी है, हिंदी और इंग्लिश डबल नहीं करना हमने. पैमाने के प्रतिफल का संबंध किसी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है. यह एक दीर्घकालीन धारणा है. इंग्लिश में करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेरिएड इन द सेम प्रोपोर्शन एंड इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट. वाटसन.
सो डेफिनेशन लिखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ द टोटल आउटपुट्स एज द ऑल इनपुट्स आर वेरिड इन द सेम प्रोपोर्शन एंड इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, ये वाटसन ने कहा है। सो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल के 3 पक्ष हैं। पैमाने के प्रतिफल के 3 पक्ष हो सकते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल के 3 पक्ष, 3 एस्पेक्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल्स। सबसे पहला इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम, जैसे हमने पहले किया था। कांस्टेंट रिटर्न्स, पैमाने के समान प्रतिफल के नियम। एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम। ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने पीछे जो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम क्या कहते हैं? उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उसे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। तो जो लास्ट था, हमने पैमाने के जो कारक के बढ़ते और घटते प्रतिफल के नियम थे, जो कारक के बढ़ते और घटते प्रतिफल के नियम थे, उसमें हमने एक फैक्टर को बढ़ाया था, ओनली एक फैक्टर को बढ़ाया था, दैट वाज द ओनली लेबर। बट इट इज द टाइम लॉन्ग टर्म टाइम, जब दीर्घकाल की बात है, दीर्घकाल का मतलब हम कहते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन की स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। तो हमारे पास है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने का मुख्य कारण यह है कि जब उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो फर्म को कई प्रकार की किफ़ायतें, यानी कि बचतें, किफ़ायतें का मतलब बचतें होती हैं। पैमाने की किफ़ायतों से प्राय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने से फलस्वरूप प्रति इकाई लागत कम हो जाती है या प्रति इकाई कारक का उत्पादन बढ़ जाता है। पैमाने की किफ़ायतें 2 प्रकार की हो सकती हैं, पैमाने की आंतरिक बचतें और पैमाने की बाहरी बचतें। सबसे पहले हम पैमाने की आंतरिक बचतों की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, causes of increasing return to scales. There are 2 causes of increasing return to scale. First one, internal economics of scale. Let's talk about the internal economics of scale. आंतरिक किफ़ायतें वे किफ़ायतें हैं जो कोई फर्म अपने निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त करती है। मान लीजिए आपकी स्कूल बस है, सबसे पहले आप उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल ने थोड़ा एफर्ट्स किया, आपको अच्छी स्टडी दी, स्कूल में 10 स्टूडेंट्स हो गए, जबकि वहीं से जो आपका जो ओनली 2 स्टूडेंट्स थे, 2 स्टूडेंट्स को भी स्कूल तक ले जाना पड़ता था, तो स्कूल को ओनली 2 स्टूडेंट्स का ही रेंट और फीस मिलती थी। बट स्कूल ने जो अच्छी पढ़ाई कराई उसके कारण स्कूल के पास स्टूडेंट्स हो गए 10। तो ये स्कूल की एफर्ट्स है और ये दिस इज द इंटरनल इकोनॉमिक्स, ये आंतरिक किफ़ायतें हैं। ये किफ़ायतें आंतरिक इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये किफ़ायतें उद्योग की नहीं, सिर्फ फर्म की हैं। यानी कि एक आपके काफ़ी स्कूल है एरिया में आसपास, एक आपका स्कूल है, तो ये आपके स्कूल की ही बचतें हैं, उन सभी की नहीं हैं जो आपके आसपास हैं। तो
ये बचतें टेक्निकल कहलाएंगी, ये बचतें आपके जो स्कूल की कहलाएंगी। तो इसके हम पार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले टेक्निक किफ़ायती। टेक्निकल इकोनॉमिक्स क्या है? जब फर्म अपने उत्पादन के पैमानों को बढ़ा लेती है। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, उत्पादन का पैमाना मतलब इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन भी नहीं, ये नहीं है कि कोई माल बनाना। प्रोडक्शन का मतलब एवरी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्रोडक्शन ही है। ये हम क्या करें, सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आधुनिक मशीनों की बढ़िया तकनीक का प्रयोग संभव हो जाता है, इसके फलस्वरूप उत्पादन लागत कम हो जाती है। श्रम संबंधी लेबर इकोनॉमिक्स, फर्म द्वारा श्रम विभाजन करना संभव हो जाता है। जब हम थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो जो अच्छे और टेक्निकल लेबरर हैं उनको हम कहेंगे कि आप थोड़ा स्किल से काम करेंगे और औरों से भी वो कराएंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फर्म द्वारा कुशल और योग्य प्रबंधकों की नियुक्ति संभव हो जाती है। जब आपके पास थोड़े पैसे होंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़े जो अच्छे प्रबंधक हैं उनको ही आप टाइम देंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण उसकी साख में वृद्धि हो जाती है और ब्याज की दर कम हो जाती है। अगर आपकी फर्म बड़ी हो गई है, आपके बिजनेस का आकार बड़ा हो गया, तो लोग आपको पैसा देने के लिए कम रेट पर तैयार हो जाते हैं। क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें, इकोनॉमिक्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण वह बड़ी मात्रा में कच्चा माल सस्ती कीमत पर ले सकती है। उदाहरण के लिए एक ट्रक है जो आपका जयपुर से आना है, अगर आप उसमें 400 यूनिट मंगवाएंगे तब भी फर्म को इतना ही किराया पड़ेगा। अगर आप 800 यूनिट मंगवाएंगे तो फिर वो सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट है जोखिम संबंधी किफ़ायतें, फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण आपके जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके फलस्वरूप वह अधिक लाभ प्राप्त करने वाले कार्य करने में समर्थ हो जाती है। सो नाउ वी हैव द एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, बाहरी किफ़ायतें। बाहरी फ़ायदे क्या हैं? बाहरी किफ़ायतें वे किफ़ायतें हैं जो किसी उद्योग के समूह के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण सभी फर्मों तथा उद्योगों को प्राप्त होती हैं। ये किफ़ायतें किसी फर्म को अपना आकार में वृद्धि करने के कारण नहीं प्राप्त होती, बल्कि ये किफ़ायतें किसी फर्म या को उस स्थिति में प्राप्त होती हैं जब दूसरी फर्में अपना विस्तार कर लेती हैं। उदाहरण के लिए यातायात के कारकों के विकास, प्रशिक्षित कर्मचारी की उपलब्धि, आविष्कारों की सुविधा, कच्चे माल की उपलब्धि आदि के कारण मिलने वाली किफ़ायतें, इसके बल उत्पादन लागत कम हो जाती है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, मुख्य बाहरी किफ़ायतें होती हैं। तो इसके केंद्रीयकरण की किफ़ायतें, सूचनाएं किफ़ायतें और विकेंद्रीयकरण की किफ़ायतें, इसके 3 कारण होते हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स ऑफ कंसंट्रेशन। केंद्रीयकरण की किफ़ायतें, केंद्रीयकरण से अभिप्राय एक ही स्थान पर कई फर्में जब उत्पन्न हो जाती हैं तो केंद्रीयकरण के कारण फर्मों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे यातायात तथा संचार के कारकों का विकास, प्रशिक्षित श्रमिकों, बैंकों, सहायक उद्यमों आदि की उपलब्धि। इसके फलस्वरूप सभी फर्मों के उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास एक और फर्म आ गई तो हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। नहीं, ये हमारी गलत धारणा है। अगर एक ही एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें होंगी तो वहीं बैंक आपको फैसिलिटीज़ देंगे, तो वहीं जो ट्रांसपोर्टर हैं वो जो 2 दुकानें हैं उनका माल भी एक साथ ला सकते हैं। सूचना संबंधी किफ़ायतें, जब किसी उद्योग की कई फर्में एक ही नगर में स्थापित हो जाती हैं तब तकनीकी पत्रिकाएं भी वहीं प्रकाशित होने लगती हैं। उनसे उस उद्योग से संबंधित नए नए आविष्कार तथा दूसरी सूचनाएं, जैसे विभिन्न मंडियों में वस्तु की मांग व कीमत, नए नए बाज़ारों की स्थापना आदि
कम खर्च पर होने लगते हैं। विकेंद्रीकरण की किफ़ायतें, इकोनॉमिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशंस। किसी उद्योग का विकास हो जाने पर उसके कार्यों को कई छोटे छोटे भागों में भी बांटा जा सकता है। जब कई बार कोई फर्म डेवलप हो जाती है उसको छोटे छोटे कार्यों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे ऊन की रंगाई, बुनाई आदि का काम अलग अलग फर्मों द्वारा किया जाता है, अर्थात एक ही कारखाना रंगाई का भी बुनाई का भी काम नहीं करता। उसे उत्पादन भी की लागत घटती है क्योंकि एक कारखाना केवल एक ही कार्य में दक्ष होता है। उसमें इससे उद्योग में लगी सभी फर्मों को लाभ पहुंचता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि पैमाने के प्रतिफल की धारणा का ध्यान सामान्य एक उद्योग के स्थान पर किसी विशेष फर्म के संदर्भ में किया जाता है, एक उद्योग के लिए नहीं किया जाता। अतः पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की व्याख्या करने के लिए बाहरी बचतों का विशेष महत्वपूर्ण होता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की व्याख्या पैमाने के आंतरिक बचतों के संदर्भ में की जा सकती है।